को ही मैंने इस चैनल पर एक सेशन किया था जिसमें कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद के घर के बाहर बम फोड़ने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। और मैं उस सेशन में भी आपसे ये कह रहा था, अगर आपने सुना हो तो बढ़िया है, नहीं तो मैं अभी पिन करवा दूंगा उसे। उस सेशन में भी मैंने मेंशन किया था कि ये पाकिस्तान की कोई और नहीं, केवल वही पुरानी चाल है। लोगों के सामने अपने आप को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के बाद बने रहना चाहता है ताकि भविष्य में उसे दुनिया भर का लोन मिल सके। कुछ इस तरह की चर्चा हमने की थी। आज सुबह के अखबार खोलते हैं तो जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान में फिर से वही संकट उत्पन्न हुआ है। कौन सा संकट? डिफॉल्टर होने की कगार पर जाके खड़ा है। हालांकि आप लोग भी इस न्यूज़ के बहुत आदी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई न्यूज़ सुन रहे हैं आप। और छोड़िए, ये तो छोड़िए, इनके खुद मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि 75 साल में 23 बार डिफॉल्ट होने की स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका है। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, हो सकता है इसमें भी ये अर्धशतक लगाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि फिलहाल के लिए पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है और उससे हमें क्या नुकसान और हमें क्या फ़ायदा है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और किस तरह से यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ इसे एक स्थायी राष्ट्र ना बनने देता है, और इसके साथ साथ इसके मतलब जो वर्तमान की आर्थिक स्थिति है, इसके कारण भारत को जो परोक्ष रूप से नुकसान होता है वो ये है कि इसे पैसे के दम पर कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि कराने के लिए मनवा लेता है। फिर चाहे चीन यहां पर निवेश के बहाने इससे भारत विरोधी काम करवाए, या फिर अमेरिका अफगानिस्तान विरोधी काम करवाए, ये हर चीज में बिक जाता है क्योंकि हालत इसकी बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल के लिए जो आप आज न्यूज सुन रहे हैं, उस न्यूज में यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री, लेकिन ये बात मैं आपको पहले से बता दूं, पूर्व वित्त मंत्री का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के वित्त मंत्री, जो इसकी सरकार चल रही है ना, जैसे शहबाज शरीफ सरकार है इस समय पर, तो शहबाज शरीफ सरकार में एक वित्त मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था मिफ्ताह। उनको हटा करके अभी नया वित्त मंत्री बनाया गया जिसका नाम है डार। तो शहबाज शरीफ सरकार में 2 वित्त मंत्री चेंज हो गए हैं क्योंकि आर्थिक स्थितियों को वो मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, तो खबर छपती है पाकिस्तान के अखबार में, जिसमें पाकिस्तान के अखबार की खबर है 13 दिसंबर की, जो आप पढ़ रहे हैं। डॉन वहीं का अखबार है, जियो न्यूज़ भी वहीं का अखबार है। न्यूज़ क्या है? पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क वॉन्ट सबसाइड अंटिल IMF कम अब्रॉड। मतलब पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने की कंडीशंस से बचा नहीं जा सकता जब तक हमें IMF लोन देने के लिए आगे ना आ जाए। आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर आप ही ने तो हमें क्लास में पढ़ाया था कि IMF लोन देने के लिए तैयार हो गया है पाकिस्तान को। मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन मैंने ये भी पढ़ाया था कि पाकिस्तान को लोन किश्तों में मिलता है, यानी कि EMI के रूप में IMF देता है। पहले इतना पकड़ो, इससे कुछ काम करके दिखाओ। यदि आपने घर में कभी घर बनाया है, आपके पेरेंट्स ने कभी घर लोन से बनाया है, तो आपको ज्ञात होगा कि बैंक वाले भी लोन इसी प्रकार से देते हैं। पहले आप फाउंडेशन भर लीजिए, इतनी किश्त मिल जाएगी। अब आप इसको लेंटर तक ले जाइए, फिर इतनी किश्त मिल जाएगी। अब लेंटर डाल दीजिए, फिनिशिंग के लिए किश्त मिल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान के द्वारा या IMF के द्वारा पाकिस्तान को लोन इस शर्त पर दिया जाता है, पहले इतना सुधार करके दिखाओ, लोन मिल जाएगा, फिर इतना आगे बढ़ के दिखाओ, फिर लोन की अगली किश्त मिल जाएगी। अब स्थिति यह है कि शहबाज शरीफ के ही एक तरह से सांसद हुए ये व्यक्ति जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और इन्होंने फिलहाल क्या कहा है कि IMF, और ये देखिए ये पाकिस्तान के माध्यम से ही सही, लेकिन आपको IMF की कार्यप्रणाली भी पता होनी चाहिए कि IMF इस दुनिया का सबसे टफेस्ट सिस्टम है जब वो किसी को लोन देता है। इसको यूं समझिए कि अगर कोई ये कहे कि बैंक से लोन लेना हो तो सबसे गंदा लोन कौन सा होता है, तो पहला पॉइंट आता है पर्सनल लोन, जिसकी ब्याज दर सबसे अधिक होती है, और दूसरा लोन आता है क्रेडिट कार्ड पर लोन, यानी जिसकी ब्याज दर उससे भी ऊपर आती है। इसी प्रकार से दुनिया भर में विभिन्न प्रकार से लोन उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनमें सबसे गंदा लोन किसको माना जाता है? तो आंसर आता है IMF के लोन को। क्यों? क्योंकि यह केवल पैसे नहीं देती है, बल्कि आपकी शर्तें देती है, आपको शर्तें देती है कि आपको इन शर्तों पर काम करना पड़ेगा। यानी एक प्रकार से आपको यह फील कराती है कि आप गुलाम हैं। हालत यह है कि वर्तमान में डार, जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने तो एक बयान में यह बोल ही दिया कि IMF हमें गुलाम समझती है। और इस बात से आप बिल्कुल परहेज ना करें, क्योंकि इमरान खान भी कई बार यह बोलते हुए पाए गए हैं कि अमेरिका हमें गुलाम की तरह रखता है। असल में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही बैंक अमेरिका स्थित बैंक हैं, और उन बैंकों में जो अधिकतम पैसा लगा हुआ है वो अमेरिका का है। यानी IMF जिन्हें लोन देता है उसमें अमेरिका की बहुत ज्यादा मर्जी चलती है। अब IMF लोन देता है दुनिया भर के देशों को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के
बाद बना था, लेकिन लोन तभी देता है जब कोई देश पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो रहा हो। पेमेंट में डिफॉल्ट करने का मतलब हुआ कि अगर आपने माल खरीद तो लिया, लेकिन देने की यानी खरीदने के बाद में रकम चुकाने की आपके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास जो वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व है वो 6.7 बिलियन डॉलर का है। मजबूरी ये है कि उस 6.7 बिलियन डॉलर को ये यूज नहीं कर सकते। एक तरह से यूं समझिए कि इन्हें 3 देशों ने अपने द्वारा कुछ फंड दिया हुआ है, जिसमें सऊदी अरब, चीन और यूएई का नाम है। इन तीनों का फंड मिलाकर के 6.7 बिलियन डॉलर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए कि इनके पास फॉरेक्स केवल 6.7 बिलियन डॉलर बचा है, लेकिन उसका भी ये यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये एक प्रकार से यूं समझिए कि उन देशों ने इनके अकाउंट में पैसा डाल रखा है, ये कहते हुए कि जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी 36 आवर्स में आपको वो पैसा हमें लौटाना पड़ेगा। अर्थात ये पैसा तो है इनके अकाउंट में, लेकिन उसका यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे पड़ोसी आपके घर की पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर जाएं, दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है। या फिर यूं समझिए कि शादी में दूल्हे को लेने के लिए आपने उधार की कार मंगवाई कि दूल्हा जो है वो उधार की कार में दुल्हन को लेकर आएगा। फीलिंग तो यही दिलवा रहे हो कि कार वाले हैं, मतलब लड़के वाले, लेकिन किराए की कार से लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली इन्होंने अपने फॉरेक्स में 6.7 बिलियन डॉलर लेके रखा हुआ है। कहां से रखा हुआ है? सऊदी अरब से, यूएई से और चीन से। स्थिति यह है कि ये केवल 3 वीक तक का ही इंपोर्ट बिल चुका सकते हैं, यानी अगर माल खरीद लिया तो 3 वीक के लिए ही पाकिस्तान को ये फर्दर रन कर सकते हैं। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है। अब चूंकि वो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है जो शहबाज शरीफ सरकार में ही वित्त मंत्री रह चुका है, वर्तमान में इनका सांसद है, तो उसकी बातें बहुत ज्यादा मायने भी रखती हैं। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे मिफ्ताह इस्माइल ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हमारे पास में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर आईएमएफ हमें नया कर्ज की किश्त देने को तैयार नहीं होता है तो हम किसी भी वक्त डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं। यानी कि ये जो आपने आज का थंबनेल सुना जिसमें मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है, ये मेरा शब्द नहीं है, असल में इस व्यक्ति का शब्द है, ये जो आपको दिख रहा है। और ये कौन है? पाकिस्तान का पूर्व वित्त मंत्री। एक तो होता है इमरान खान की सरकार के समय का वित्त मंत्री हो, और एक होता है इस समय के सरकार का ही वित्त मंत्री रहा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी कई बार पोर्टफोलियो बदलते हैं, कोई मंत्री वित्त मंत्री के पद पर है, कल को उसको कोई और पोर्टफोलियो मिल गया, इसी प्रकार से, है ना। तो शहबाज शरीफ सरकार के पहले वित्त मंत्री इस्माइल को सच बोलने वाला नेता माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें इस मंत्री पद से फिर हटाया भी गया कि पता चले कि ये बहुत कुछ बातें सच बोल देगा। ठीक है, अब इसके इंटरव्यू को आप सुन लीजिए। असल में डिफॉल्ट की तरफ धकेला है। इमरान खान वो हैं जिन्होंने फरवरी में ये इमरान खान को भी इस बात के लिए आरोपी कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी पूरी कोशिश करी थी कि हमें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाए। ये तो अच्छा हो कि शहबाज शरीफ सरकार ने अपने व्यवहार से पाकिस्तान को लोन दिलवाया, लेकिन फिर से हम उसी डिफॉल्टर पोजीशन पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो कंडीशंस हमें दी गई थी शहबाज शरीफ सरकार को, उन्हें हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम डिफॉल्टर होने के कगार पर हैं। वो हमको डिफॉल्ट की तरफ ले जाती है। खतरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इकदाम कर लेने चाहिए जिससे वापस खतरा जो है वो टल जाए। नहीं, खान साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त। तो मतलब एक प्रकार से इनके द्वारा ये बात स्वीकार करना कि हाँ भाई, तो ये सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं और वो जब इस बात को बोलते हैं तो इस बात में थोड़ा कंटेंट है। समटाइम्स हम मानते हैं कि कोई विपक्ष वाला बोल रहा होगा तो यूं ही कह रहा होगा, लेकिन जब कोई सरकार का व्यक्ति बोलता है तो उस बात में गंभीरता होती है, और उस गंभीरता को आप कुछ खबरों से भी सत्यापित कर सकते हैं। दिसंबर 8, 2022 की रॉयटर्स की खबर है कि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 6.7 बिलियन डॉलर पर आकर टिक गया है। 6.7 बिलियन डॉलर कितना होता है? तो आप इसको इस तरह से समझिए, भारत का जो है ना वो लगभग 550 बिलियन डॉलर, 572 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेक्स रिजर्व है। और कितना होता है उसको मैं यहां पर बता देता हूं, आप उसको थोड़ी वैल्यू में समझ लेना। पाकिस्तान के पास इस वक्त 6.7 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, जो 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। वर्तमान में जो इनके वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है इशहार डार जो है, ये इफ्ताक की जगह बने हुए मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि जल्द ही हमें 13 अरब डॉलर का नया कर्ज मिल जाएगा। कहां से? चीन से और सऊदी अरब से इन्हें नया कर्ज मिल जाएगा, और आईएमएफ ने कर्ज की तीसरी किश्त रोक दी है। ऐसे में अब जनवरी से मार्च के पहले क्वार्टर में विदेशी कर्ज चुकाने और इंपोर्ट के लिए फंड कहां से आएंगे? अब देखो, चीन और सऊदी के पास में ये लोग गए कि आपने
जो मतलब हमको दे रखा है लोन, उससे आगे का लोन दे दो ताकि हम किस्तें चुका पाएं। यानी इनकी स्थिति ये है कि इन्हें कर्ज चुकाने के लिए भी सामने से लोन लेना पड़ रहा है। आप ऐसे समझिए कि कितनी भीषण स्थिति है किसी भी राष्ट्र की। यदि हम अपने देश को भी उठाकर देखें और अगर किसी देश में भी ये स्थिति आ जाए कि उन्हें कर्ज लेकर के किस्तें चुकानी पड़े, तो ये अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। ठीक है, इस समय इनके साथ भी यही हो रहा है कि इन्हें किस्तें चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। यूं समझिए कि आपने 2 क्रेडिट कार्ड ले रखे थे, एक क्रेडिट कार्ड के बिल को आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके चुका रहे हैं। ठीक है, वो काम इस समय पाकिस्तान कर रहा है। आप यहां पर 7 दिसंबर की खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान को बैंकरप्सी या डिफॉल्टर होने का मतलब क्या है कि फिर कोई लोन देगा ही नहीं। फिर एक प्रकार से वो स्थिति वापस आ जाएगी कि इनको फिर से अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, और अभी दिखाएंगे आपको कि ये एसेट्स बेचने पर मजबूर भी हो चुके हैं। आईएमएफ ने 7 दिसंबर की खबर आती है कि $1.2 बिलियन की जो इंस्टॉलमेंट इन्हें मिलने वाली थी वो रोक दी। अब आपने कहा सर अगस्त में तो आपने खबर पढ़ाई थी कि आईएमएफ ने इन्हें लोन दे दिया है, अब आप खबर पढ़ा रहे हो कि इन्होंने लोन की किस्तें रोक दी हैं। ये क्या मतलब क्या है? मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया, घर बनाने जैसा है आईएमएफ की किस्तें लेना। किस्तें वो एक बार में नहीं देता है कि ये पकड़िए इतना पैसा अपनी मर्जी से यूज करिए, नहीं, वो शर्त के साथ देता है कि इतना पैसा दिया, अब ये काम करके दिखाओ। यदि काम नहीं किया तो फिर अब ये काम का मतलब ये नहीं है कि आतंकी को मरवा के दिखाओ। इनका काम है कि भाई अपने यहां पर महंगाई दर को नियंत्रण में लाओ, अपने यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। मैं बताऊंगा कौन कौन सी शर्तें आईएमएफ लगाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो कहा गया बयान है उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि आईएमएफ की जो शर्तें थी, मतलब मैं फिर से कहूंगा, चलो ये तो पाकिस्तान का केस है, यदि ये इंडिया पर भी लागू हो या दुनिया के किसी भी देश पर लागू हो, तो इस दुनिया में कहते हैं कि लोन किसी से भी लेना, आईएमएफ से लोन मत लेना। ये बिल्कुल वो लोन है जो हम पुराने जमानों में साहूकारों के बारे में सुना करते थे ना, कि वो जमीन को अपने यहाँ पर रख लिया करते थे, या फिर लोन ना चुकाने पर फिर मतलब बंधुआ मजदूर बना लेते थे। कुछ वैसा आईएमएफ है। आईएमएफ लोन देने से पहले बहुत, इंडिया कब आईएमएफ का लोन लिया, अगर आपकी जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमने जब से एलपीजी रिफॉर्म्स लिए हैं उसके बाद कभी भी आईएमएफ से लोन नहीं लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, आईएमएफ की शर्तें पूरा अब पाकिस्तान कर नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा दिया गया यह इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, जिसमें ये खुद कहते हैं कि पाकिस्तान वर्तमान में दिवालिया होने की कगार पर है, और बड़ी नाकामी हमारी इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि 75 साल में 23 बार हम दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। अगेन ये पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के पूर्व वित्त मंत्री कह रहे हैं। ऐसे सवाल में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि आईएमएफ का रिव्यू पूरा हो। रिव्यू करने का मतलब आईएमएफ हर बार चेक करती है कि मैंने जो लास्ट पैसा दिया था उसका क्या उपयोग हुआ, और हमें $1.2 अरब के कर्ज की किस्त मिले, और सरकार को आईएमएफ से बातचीत जल्द पूरी करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें वो पूरी किस्त मिलनी चाहिए। ये बार बार इन्होंने बात दोहराई है। अब सवाल बचता है कि चीन और जो लोन देने की बात थी, आपने इश्काक डार की एक न्यूज़ पढ़ाई थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें ये लिखा है कि इश्काक डार ने नवंबर में कहा था कि इसको चीन जो है और सऊदी मिलकर के $13 अरब देंगे। नवंबर की खबर है ना ये। वर्तमान का अपडेट ये है कि चीन ने इनको जो पैसे देने की बात थी वो तो छोड़ो, अपनी $1.3 बिलियन की किस्त मांग ली, यानी कि जो मैंने पहले से लोन दिया हुआ है उसकी पुरानी किस्त चुका दो। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि चीन इधर से लोन देगा और इधर से वापस पैसे की किस्त वापस मांग लेगा, या तो इनके ऊपर इतना ही रहम खा ले कि जो इनको लोन दे रखा है उसे माफ कर दे, लेकिन इनको जलील करने के लिए वो इन्हें नया लोन भी पकड़ाएगा ना, तो भी पुरानी किस्त वापस मांग ले रहा है। तो इस हाथ से दे रहा है और उस हाथ से ले रहा है, इससे मतलब क्या निकल रहा है? एक नए फ्रेश कर्ज में उनको डाल देगा। पाकिस्तान सरकार ने चीन की इस हरकत पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान टू रिसीव एडिशनल 13 बिलियन चाइना और सऊदी अरेबिया, ये नवंबर 5 की खबर है, जिसमें ये लोग बहुत खुश हुए थे कि हमें लोन मिल रहा है, लेकिन मतलब इस तरह से इन्होंने उसके बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में भी कहा था लोन मिल रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज अभी तक निकल कर नहीं आई है। परिस्थितियों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इनके पास में जो $6.7 अरब का जो विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें $2.5 अरब सऊदी अरब का है, $1.5 अरब इसमें यूएई का है, और $2 अरब चीन का है। अगेन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पड़ोसी आपके घर की गैरेज में अपनी कार खड़ी करके चला जाए। इन लोगों ने भी ऐसे ही पाकिस्तान को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है कि ये अपने पास में रखो ताकि दुनिया को ये ना लगे कि तुम जीरो हो गए हो। लेकिन
ऐसी स्थिति में हमारे पैसे को जब हमें जरूरत पड़े 36 घंटे के नोटिस पर दे देना। इसको ऐसे समझो कि ये ऐसा पैसा है जिसको कि ये यूज कर सकते हैं किस काम में, इंटरनल कभी कोई जरूरत पड़ गई तो उसमें यूज कर लिया, वापस अकाउंट में मका के रख लिया, यानी कि रोटेशन ऑफ मनी में तो काम आ गया, लेकिन ये दुनिया के किसी भी और देश को इस पैसे से व्यापार नहीं कर सकते, यानी एक प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर अकाउंट में जमा है, यानी इससे ऊपर ही कुछ करना होगा, यानी कि ये $6.7 बिलियन इक्वलेंट टू जीरो है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बिल्कुल ये पड़ोसी की कार है, आप देखकर खुश तो हो सकते हैं लेकिन उसको चलाने की आपके पास चाबी नहीं है। 2019 में पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व इतना ही था। आईएमएफ ने $1.7 अरब के कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने से पिछले महीने ही इनकार कर दिया और कहा कि जो उनसे शर्तें मांगी गई हैं, जिनमें सबसे बड़ी शर्त है रेवेन्यू बढ़ाओ। रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब होता है कि लोगों से आप पैसा इकट्ठा करो जो कि रिकरिंग बेसिस पर आए। रेवेन्यू इज ए रिकरिंग, यानी इस महीने भी लिया अगले महीने भी लेंगे, ऐसे समझिए। टैक्स को आप इस बारे में समझ सकते हैं, जैसे कि हर महीने लगने वाला टैक्स हुआ या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जो कि आपकी सैलरी पर लग रहा है, आप जो वस्तु खरीद रहे हैं चाहे दोबारा खरीद रहे हैं, उन सब पर लग रहा है। तो ये आईएमएफ इससे डिमांड करता है कि आप अपने खर्च कम करो और रेवेन्यू को इंक्रीज करो। 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने सऊदी को लेटर लिखा और जल्द से जल्द $3 अरब देने की गुहार लगाई। जनवरी में ही पाकिस्तान को $8.8 अरब की किस्तें चुकानी है। एक तरफ तो $6.7 अरब का रिजर्व खाली नहीं हो सकता, दूसरी तरफ और संगठनों से इसे मदद मिलने की भी संभावना ना के बराबर बची है। चीन और सऊदी अरब $13 अरब का फाइनेंशियल पैकेज मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अभी कोई भी स्थितियां निकल कर नहीं आई हैं। आप देख सकते हैं लगातार इनके फॉरेक्स रिजर्व किस तरह से घटते जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में इनके ऊपर विदेशी कर्ज और घरेलू कर्ज दोनों है। ठीक है, अब आप देखें कि आईएमएफ की जो मनी है ना, वो इन्हें आखिरी बार कब मिली थी? वो मिली थी इन्हें अगस्त 13 को। मैंने इस पर सेशन भी किया था। फाइनली पाकिस्तान को आईएमएफ से मिला लोन, लेकिन मैंने इस सेशन में, अगर समय मिले तो जरूर सुनना, मैंने इसमें यह मेंशन किया था कि क्या पाकिस्तान ने सारी शर्तें मान ली हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसी कौन सी शर्तें थी जो 3 महीने पहले आपने बताई थी? साहब अगर समय निकाल सके तो आप जरूर इसे देख लेना, अदरवाइज मैं ब्रीफ में आपको बता दूं। देखो, जिस समय लोन मिला था ना, उस समय यही व्यक्ति वित्त मंत्री हुआ करता था। कौन? जो कि आपको आज इंटरव्यू जिसका सुनना पड़ रहा है, जिसके इंटरव्यू में उसने कहा कि हम बिल्कुल डिफॉल्टर होने की कंडीशन पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह इस्माइल ने यह कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF बोर्ड हैज अप्रूव्ड द रिवाइवल ऑफ EFF प्रोग्राम। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप एक बार के लिए इस सेशन को देख लीजिएगा, और नहीं देखना है तो केवल इतना मान लीजिए कि लोन दिया गया था, किश्तों में मिलने वाला लोन है, और इसके लिए इन्होंने अपनी सरकार के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था। अगस्त 29 की खबर है ये। और आप इधर देखिए सितंबर 26, यानी केवल 1 महीने बाद ही ये व्यक्ति अपने खराब वित्तीय स्थिति के चलते पद से इस्तीफा दे देता है। कहता है साहब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं सका, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो अब स्थितियों को अगर आप ध्यान से देखें, जहां $9 अरब का पाकिस्तान को मदद मिलने वाला था, उसमें केवल $2 अरब ही मिल पाए हैं, तो यह अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आईएमएफ अपनी शर्तों में पाकिस्तान से मांग क्या रहा है, यह आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। और केवल इसे पाकिस्तान के रेफरेंस में ही नहीं, दुनिया के हर देश के रेफरेंस में आप इन 5 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। यह हर देश से इसी प्रकार की चीजें डिमांड करता है। आईएमएफ के लोन को दुनिया में सबसे घटिया लोन इसीलिए कंसीडर किया जाता है। एक तो आईएमएफ का लोन और एक चीन का लोन, ये दोनों इस समय बहुत ही गंदे लोन में काउंट होते हैं। दोनों ही बहुत ही सख्त प्रकार से लोन देते हैं। देखिए आईएमएफ के लोन में है, आईएमएफ had demanded that Pakistan should opt for a free float of exchange rate। ये बहुत बड़ी चीज है, इसका अर्थ मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। आईएमएफ ने क्या डिमांड किया कि आपको फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखनी होगी। इसका मतलब क्या होता है? और पाकिस्तान ने क्या कहा कि ठीक है, कबूल है, पाकिस्तान अग्रीड ऑन, ठीक है हम फ्री फ्लोट रख लेंगे। इसका अर्थ समझिए पहले। एक्सचेंज रेट क्या होती है? एक्सचेंज रेट होती है कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया कितने भाव का होगा, ये पाकिस्तान की सरकार तय नहीं करेगी। जैसे आप में से कई बार बहुत से साथी ये सवाल करते हैं कि $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपया क्यों नहीं कर दिया जाता। अगर आपका ये सवाल है तो इस पर भी मैंने सेशन बना रखा है इसी चैनल पर, इसी प्रकार से सर्च कर लीजिएगा, क्यों डॉलर के बराबर नहीं है 1 रुपया। मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक सेशन बना के डाल रखा है। पाकिस्तान की सरकार हो या भारत की सरकार, अमेरिका जो सबसे पहला दबाव बनाता है वो ये है कि
डॉलर के मुकाबले आप रुपए को बराबर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह मार्केट को तय करने दो कौन ज्यादा पावरफुल है। अब दुनिया जानती है कि दुनिया का लगभग 45% ट्रेड डॉलर में होता है, तो डॉलर ज्यादा पावरफुल है। ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान, चाहे कोई भी देश हो, जो लोन लेता है उस लोन लेने वाले देश को अपनी करेंसी को नीचे दिखाना होता है। इस वजह से उन्हें और फायदा होता है। विचार करिए ना, वो अपने नोट आपको दे रहे हैं लेकिन आपके नोट को कमजोर कर दे रहे हैं, मजबूरन आपका क्राइसिस ऑटोमेटिक बढ़ गया। ब्याज से भी गंभीर स्थिति है अपने नोट को पीछे कर लेना। यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान विल फॉलो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये इससे डिमांड की गई। दूसरा, IMF had also demanded that electricity price be further increased by 50%, यानी IMF चाहता है, अब देखो एक देश है जो अपने आप को कहता है कि वो स्वतंत्र है, आप खुद से सोचिए कि क्या ये देश स्वतंत्र है? ये गुलामी जैसी फीलिंग नहीं देगा आपको कि एक देश डिसाइड कर रहा है, IMF जो कि अमेरिका द्वारा गवर्न है, मैक्सिमम शेयर अमेरिका के हैं, जो ये डिसाइड कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है कि 50% बिजली का बिल बढ़ाओ। भाई मेरा देश है, अगर मैं ये कहूं कि आज भारत को ऑर्डर मिले कि आप अपने यहाँ पर बिजली का बिल बढ़ाइए, आप कैसे पॉसिबल कर लेंगे? भाई आप कौन होते हो बताने वाले? जनता के बारे में हमें सोचना है। IMF ने पाकिस्तान को कहा अपने यहाँ पर 50% बिजली का बिल बढ़ाइए। क्यों भाई? ताकि आपके पास पैसा वापस आने लगे। यहां पर सरकार ने कहा हम केवल 15% बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट IMF ने दिया कि जो आपके गैस की प्राइसेस हैं, अभी स्थिति यह है पाकिस्तान के अंदर कि कराची में गैस उपलब्ध नहीं है और अपन से ज्यादा ठंड पाकिस्तान में पड़ती है और वहां की स्थितियां और खराब हो रही हैं। तो IMF कहता है कि गैस की प्राइस 94% बढ़ाओ। ये कहते हैं मरवाओगे क्या? हमसे ये नहीं हो पाएगा। विल बी फार लेस देन हाफ, हम आधे से भी कम कर पाएंगे, हम इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ा पाएंगे। तीसरा फिर IMF डिमांड करता है, IMF वांट्स 6% अपफ्रंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में वृद्धि कर दो, 15% से लेकर 23% तक बढ़ा दो। बोले साहब मर जाएगी जनता, जो लोन लेने वाले लोग हैं वो कैसे लोन ले पाएंगे साहब इतना महंगा? 15%, 23% तक ब्याज कर दो, हम केवल 3-4% और बढ़ा सकते हैं। It had demanded that first year tax to GDP ratio, यानी जितना आपका GDP है उसके हिसाब से जो टैक्स है वो 13.2% तक बढ़ा दो, जैसे इनकम टैक्स की जो रेट्स होती हैं। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि जो शर्तें हैं ना, उन शर्तों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सही मायने में पॉइंट्स के साथ गुलाम बनाया जा रहा है। या तो मान लो, नहीं मानोगे तो आपको पता ही है लोन नहीं मिलेगा तो डिफॉल्ट कर जाओगे। तभी तो इनका जो भी मंत्री होता है वो यही कहता है कि हमको गुलाम बना लिया। जैसे अभी रिसेंटली इनसे पीड़ित होकर के इनका विदेश मंत्री जो इफ्ताक के बाद बना डार, वो क्या कहता है देख लीजिए, ये पाकिस्तान के अखबार की खबर है। वॉन्ट टेक IMF डिक्टेशंस, यानी हम IMF के द्वारा बताए गए बातों को नहीं मानेंगे। He has to prioritize Pakistan's interest, उन्हें पाकिस्तान के इंटरेस्ट की पूर्ति करनी है, हम इसके द्वारा कही गई बातों को नहीं मानेंगे। ये साफ इंडिकेशन है इस बात का। आप इधर देख सकते हैं, IMF can't dictate to पाक गवर्नमेंट से इश्काक डार ओवर डिले इन रिव्यू, क्योंकि उसकी शर्तें इतनी भारी हैं, आप शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो रिव्यू में डाल दे रहा है। ये है इश्हाक डार, जिसको कि बाहर जाने पर लोग चोर चोर कहते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसको कि IMF ने कहा कि हम उसके गुलाम नहीं हैं। आप इधर देखिए, हम उसके गुलाम नहीं हैं। गुलाम को ही सबसे पहले गुलामी की फीलिंग आती है। इसी बात को, यही वाला डायलॉग इमरान खान बोलते हुए सत्ता से चले गए कि हमें अमेरिका गुलाम बनाकर रखता है। जनता को क्या है ना, ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि कोई ये कहता होगा कि इधर बैठो इधर उठो। नहीं भाई, आज के जमाने में पैसा बहुत बड़ा मालिक है, यानी कि जो मास्टर है असल में वो पैसा है। वो पैसा ही इनको डिक्टेट कर रहा है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। पैसा चाहिए तो ऐसा करो, नहीं तो नहीं करो। अब इनकी मजबूरी ये है कि ये करे तो करे क्या, और चीन से पैसा मांगा, वो चीन किस्त वापस मांग ले रहा है। तो स्थिति बहुत विकट है इनकी। आपको खुद को इनके ऊपर तरस आने लगेगी कि यार वाकई में अगर हो सके तो इनको चंदा इकट्ठा कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट की खबर है कि इस वजह से परेशान होते हुए पाकिस्तान ने अपनी ओल्ड एमबेसी बिल्डिंग जो कि अमेरिका में है उसे बेचने का निर्णय लिया है। ये 13 दिसंबर की कंडीशन है, यानी इनकी एम्बेसी का एक बिल्डिंग प्रेमाइसेस है जो कि अमेरिका में है। एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी यूं समझिए कि जैसे आज इंडिया वाले हैं, उन्हें अमेरिका से कोई काम है या अमेरिका का कोई व्यक्ति इंडिया आना चाहता है तो वो भारत की एम्बेसी में वहीं संपर्क करके पूछ लेगा कि क्या मैं आपके देश में वीज़ा लेके आ सकता हूं। या फिर मान लीजिए कि अमेरिका हमें जाना है तो हम दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास में जाकर के अपना आवेदन कर देते हैं। ऐसे पाकिस्तान की एम्बेसी की बिल्डिंग है वहां पर, वो इसको बेचने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी फॉर सेल इन वॉशिंगटन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 14 दिसंबर की डॉन की खबर है, यानी पाकिस्तान के अखबार की खबर है। समटाइम्स क्या होता है कि मतलब इस तरह की खबरों पर कहता है आप
गलत न्यूज़ फैला रहे हो भैया, अब इनके खुद के न्यूज़ चैनल फैला रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ये सारी खबरें आपने देखी। तो ऐसी स्थिति में ये है, देखिए ये economy.pk, ये pk मतलब होता है जैसे .in बोले तो इंडिया होता है, ऐसे ही .pk बोले तो पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान डिसाइड टू सेल इट्स ओल्ड एम्बेसी बिल्डिंग इन यूएस, इसमें भी इनके ऑफिसेस चल रहे थे, इसको बेचने का इन्होंने निर्णय लिया है, ताकि यहां पर देख सकते हैं फॉर सेल पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिपोर्टर इन वाशिंगटन डीसी, ये खबर निकल कर आती है। तो यहां से इनको थोड़ा बहुत शायद पैसा मिल जाए। स्थिति इनकी यहां पर इतनी खराब हो रही है ना, मतलब कहते हैं ना घर में नहीं दाने और ये चले भुनाने। तो दिसंबर 4 की ये खबर है 2021 की कि इनके यहाँ पर उसी जगह पर जहाँ पर ये काम हो रहा था वहाँ पर 4 महीने से लोगों को सैलरी नहीं दी गई थी। ये कोई नई घटना नहीं है। 25 जुलाई को आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो चीन में अपने एसेट्स हैं उन्हें बेचने के लिए निकाल दिया था। पाकिस्तान ने 29 जुलाई 2022 की खबर है, पाकिस्तान सेल शेयर ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी टू फ्रेंडली कंट्रीज, यानी सरकार के पास जो संपत्ति है, कई तो इन्होंने पार्क बेच दिए दूसरे देशों को, कई सड़कें बेच दी अपने देश की दूसरे देशों को कि भाई इनके ऊपर टोल टैक्स आप वसूल लो। जैसे आप देख रहे हो कि पाक मेजॉरिटी स्टेक इनकी जो एयरलाइंस है, सरकारी एयरलाइंस, उसको इन्होंने बेच दिया कतर एयरलाइंस को कि ये आप ले लो ताकि हमको पैसा मिल जाए। खैर जो भी है, जल्दी से इनके दिन सुधरें, हमारे भी यहाँ पे थोड़ी शांति रहे पड़ोस में, नहीं तो ये आतंक फैलाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर आज कल और है ये ऑफर वैलिड, जिसमें 10% के स्थान पर 20% ऑफ आपको एसएससी के ऑफर्स में आपको दिया जा रहा है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,479 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के साथ 2 साल के लिए उपलब्ध होती हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसके साथ साथ यदि आप यूपीएससी कैटेगरी में, और सबके लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में पिन है, आप डायरेक्ट वहाँ से जा करके भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 15 तारीख से इंडिया के टॉप यूपीएससी एडुकेटर्स के द्वारा आपके लिए एक बैच शुरू किया जा रहा है, जो कि प्लस और आइकॉनिक फॉर्मेट में यूपीएससी कैटेगरी में है। 18 महीने की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए आज से यह बैच शुरू हो रहा है, हिंदी मीडियम का बैच लक्ष्य के नाम से। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा, टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इसमें रहेगी, और आपको 40% डिस्काउंट के ऊपर यह कोर्स दिया जा रहा है। आरंभ बैच में भी आप एंट्री कर सकते हैं। 55,000 रुपये 40% डिस्काउंटेड रेट पर आपको 18 महीने का कोर्स दिया जा रहा है, और इसके लिए आप अगेन इजी ईएमआई ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। यह ऑफर केवल दिसंबर 16 तक यानी कल तक ही वैलिड है, आप इसका उपयोग करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह 18 महीने का कोर्स है, और अगर आप इसे चाहें तो इजी ईएमआई ऑप्शंस पर 4,364 रुपये प्रति माह बिना ब्याज की किश्तों के ऊपर कोर्स को ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना